नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। एक कंपनी है जिसको मैं भी खरीदने को बोल रहा हूं और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसको सब खरीदने को बोल रहे हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं उसको समझाऊंगा और सब इसी कारण कह रहे हैं क्या वो भी आपको समझाऊंगा। बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले एक ऐसा ग्राफ आपको दिखाएंगे, हो सकता है जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से ना हो वो थोड़ा सा हिल जाएं डुल जाएं, तो आपको कोई तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, घबराना नहीं है, आपको सच्चाई पे फोकस करना है बस। सच्चाई का मतलब चार्ट पे फोकस करना है, डेटा पे फोकस करना है। तो मैं पहले ऐसा चार्ट दिखाऊंगा कि आप हिल जाओगे, तो हिलिएगा नहीं, हम सब कुछ समझाएंगे आपको। बहुत ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। मैं एक ऐसी कंपनी लाया हूँ जिसका रेवेन्यू, भाई नाम बता दूंगा, कोई घबराना मत, डर मत जाना कि आप नाम ही नहीं बता रहे हो। रेवेन्यू की बात होगी, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर यानी कि कामकाजी खर्चा, इसकी बात होगी, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसकी बात होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ समझाऊंगा आपको। एक ऐसी कंपनी जिसका रेवेन्यू आप देखिए, Q3 फाइनेंशियल ईयर 2020, Q4 फाइनेंशियल ईयर 2020, Q1 FY21, अंग्रेज बन गया, Q2 FY21, Q3 FY21। इसका मतलब दिसंबर 2020 में जो समय खत्म हुआ वो 2021 का तीसरा क्वार्टर माना जाता है फाइनेंशियल ईयर। हम लोग एक साल पहले ही जोड़ जाड़ के रखते हैं। अब यहाँ समझने की कोशिश ये कीजिए, रेवेन्यू की बात कीजिएगा, रेवेन्यू की, टोटल रेवेन्यू यानी कि कंपनी जो है अपने सर्विसेज को, प्रोडक्ट को कितना बेच पा रही है, उससे वो कितना पैसा बना रही है, ठीक। तो बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ा है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर बढ़ा Q3 FY20 से Q4 FY20 में बेहतरीन जंप, फिर स्टेबल सा रहा Q1 FY21 में, फिर बेहतरीन जंप और फिर से बेहतरीन जंप। हर जगह हमको बेहतरीन बेहतरीन जंप देखने को मिले, मज़ा आ गया। यानी कि रेवेन्यू जो है ये बहुत ही पॉजिटिव साइड है इस कंपनी की। अब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। टोटल रेवेन्यू हो रहा है ये कंपेरिजन, मतलब कि अगर आपने 100 रुपये का रेवेन्यू किया, उसके बदले में आपने खर्चा कितना किया। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका खर्चा कितना हुआ, तो ये बात आपको दिखाई देगी नीले नीले रंग में। तो यहाँ पर नीले नीले रंग में देखिए कि जितना रेवेन्यू आया उसका 36% खर्चा कंपनी ने किया, 35% खर्चा किया, 34.8, 33.4, 32.5। यानी कि कंपनी अपने खर्चे को कंट्रोल कर रही है। समझ रहे हो। देखो कुछ लोग होंगे जो मैथ के बैकग्राउंड से नहीं होंगे या स्टैटिस्टिक्स वगैरह नहीं समझे होंगे, तो मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे कोई रॉकेट साइंस वाला ग्राफ नहीं है, समझ जाओगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। बस वाले से अच्छे तो आप लोग हो, कुछ बोलते तो नहीं हो। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी चीज़ हमको देखनी है कैपेक्स, प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब पैसा कितना लगाया और उस पैसे से कितना पैसा बनाया। प्रोडक्टिविटी ऑफकोर्स सी बात है, चाहे आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे आपके मशीन की हो, लैपटॉप की हो, मोबाइल की हो, या फिर किसी कंपनी की हो, वो ग्रो करेगी तभी अच्छी बात है। और यहाँ परसेंटेज टर्म्स में आप ग्रोथ देखिए, यहाँ पर नंबर में नहीं लिखा हुआ लेकिन परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ देखिए, 43.2 से 43.8, बढ़िया। फिर 44.7, बढ़िया। और नीचे देखिएगा ये नंबर्स इनसे कंपेयर हो रहे हैं, एक एक क्वार्टर करके, 5 क्वार्टर का ये डेटा है आपके सामने, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए 45.8, फिर 47। यानी कि ये चीज़ बढ़नी चाहिए, बढ़ रही है, ये चीज़ घटनी चाहिए, घट रही है, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी का खर्चा है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के मुकाबले वो कम होना चाहिए, हो रहा है ना। यहाँ पर आप देखो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। कंपनी का जो पैसा लग रहा है उससे, उस पर जो प्रोडक्टिविटी आ रही है, मतलब कितना पैसा लगाया, उस पैसे से कितना पैसा बनाया, वो भी बढ़ रहा है। तो आप ऐसी कंपनी लेना चाहोगे या नहीं। और ये पिछले 5 क्वार्टर का डेटा है, 5 दिन का नहीं, 5 सेकंड का नहीं। इंट्राडे ट्रेडर्स, हाँ भाई 5 सेकंड का डेटा नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट की बात होगी। तो स्टॉक कौन सा है भाई, इतनी गणित बता दिया, स्टॉक का नाम नहीं बताया। स्टॉक बड़ा प्यारा सा है, सब जानते हो, आप सभी का प्यारा दुलारा भारती एयरटेल। हमको भी पसंद है और हो सकता है आपको भी पसंद हो। तो पसंद क्यों है उसको मैंने आपको समझा दिया। अब जो दूसरा डेटा यहाँ पर उनके सपोर्ट में है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ होती है आरपू, ठीक है। ये आर छोटा हो गया, इसको बड़ा रखना था, चलो बड़ा कर देते हैं। आरपू मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, एक बंदे से कितना पैसा कंपनी ने चूसा, इसकी हिंदी है। अच्छी लगी ना हिंदी, वीडियो लाइक कर देना। अब कंपनी जो है भारतीय एयरटेल 166 रुपये चूस लेती है, जियो 150 के आसपास, और आइडिया जो है वो काफ़ी नीचे है, 120 के आसपास उनका है। मुझे एग्जैक्टली ना जियो का याद है ना इनका,
इनका 166 के आसपास है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसमें करना है। और वैसे भी हमको इन्वेस्टमेंट जियो में हम लोग नहीं करते, हम रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ पर आरपू रोल तो प्ले करता है, लेकिन उतना बड़ा नहीं। कई सारे बिजनेसेस हैं रिलायंस में, इसलिए अभी उसका जिक्र हो नहीं रहा है। वो भी स्टॉक बहुत पसंद है। एयरटेल क्यों पसंद आया? क्योंकि सस्ता मिल रहा है ना, मार्केट में थोड़ा उड़ रहा था। और आप देखिए, मैं बताता हूँ, 600 रुपये के आसपास प्राइस था तब। मोतीलाल ओसवाल, MOSL, हाँ, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से टारगेट प्राइस आया था 720 रुपये का। अभी स्टॉक आपको 520-530 पे मिल रहा है। तो उनके टारगेट पे ही अगर जाना चाहो तो बढ़िया है ना। जी हाँ, बहुत बढ़िया है। अब तो आपको 200 रुपये का बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा। और 200 रिटर्न 200% का 200 रुपये का मतलब है 40%। नहीं चाहिए भाई 40%, 30 चाहिए। हाँ, मुझे 24 से 30 चाहिए होता है एक साल में। अगर ये हमको दे जाता है 6 महीने में एग्ज़िट, 3 महीने में एग्ज़िट, 1 महीने में एग्ज़िट, जब मन करे तब दे जाए। खरीदना कहाँ है, चार्ट पर चलकर समझाएंगे। आरपू की बात हो गई, एक बंदे से कितना पैसा चूसा। एयरटेल लगातार 3 ईयर के हाइज पे है ये आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। बहुत बेहतरीन, दिल खुश करने वाला आरपू है इनका। मतलब कि लोग इनको ज़्यादा प्रीमियम देने के लिए तैयार खड़े हैं। जियो को भी इनसे कम आरपू अगर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इनकी सर्विसेज जियो से कुछ ना कुछ टर्म्स में ज़रूर बेटर हैं, इसीलिए लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार खड़े हैं। और आपको पता हो, जियो से इनके प्लान भी थोड़े से महंगे हैं। और इस कारण आरपू बढ़ने का जो मेन मतलब रीज़न मुझे समझ में आता है वो यही है। ठीक, अब एक और चीज़ बहुत पॉजिटिव नंबर वो भी है, जो कि आपको इस चार्ट में नहीं दिखाई दिया। क्योंकि ये टेलीकॉम कंपनी है, तो इनको कस्टमर बेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एडवांटेज। अगर आप देखोगे पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 महीने में ये जियो से ज़्यादा कस्टमर ऑन बोर्ड किए हैं। इसका मतलब एक और तूफानी चीज़, मतलब आपको फंडामेंटली स्टॉक में ताकत नज़र आ रही है। और क्या, इतनी देर से तो मैं यही बता रहा था। जी हाँ, ताकत, वो बॉर्नवीटा वाली ताकत नहीं। आई एम अ बॉर्नवीटा बॉय कम प्लान बॉय। ठीक, समझ गए? मतलब स्टॉक में फंडामेंटली ताकत तो है, कोई दिक्कत है नहीं। तो गिरा क्यों भाई? इतना ताकतवर है आपका पहलवान, तो गिर क्यों गया? सब बता रहे हैं ना पहलवान गिरा क्यों, ये तो कोई बताया नहीं। अब मैं बताऊंगा पहलवान गिरा क्यों। पहलवान गिरा इसलिए कंपटीशन के कारण, क्योंकि भाई जियो, अब देखो कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे रोल्स प्ले करते हैं। कुछ एफआईआई ने यहाँ पर अपना स्टेक कम किया है। वो सिर्फ मतलब होता है ना कि ओपन मार्केट ऑपरेशन है, कुछ ऐसा नहीं कि एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया गया है कि नहीं हम स्टॉक बेचकर भाग रहे हैं। कुछ म्यूचुअल फंड में भी थोड़ी सी बिकवाली हमको नज़र आ सकती है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि कुछ परसेंटेज में चला जाए कि उनको आकर एक्सचेंजेस को बताना पड़े, इस कारण गिरावट आ जाती है। और जो जियो फ़ोन लॉन्च हुए, कुछ लोग कहेंगे कि ये कोई कंपटीशन नहीं है, फर्जी बात आप करते हो। भाई 2000 रुपये में आपको फ़ोन नहीं मिलता, और ये 2000 रुपये में 2000 भी क्या, 1999 है ना। बढ़िया, 1999 में क्या किए, जियो का फ़ोन ले लो, ठीक है, एक सिम ले लो, चार्जर ले लो, बैटरी ले लो, ठीक है, वो दो जो पैम्पलेट वगैरह होते हैं, क्या होता है, ब्राउचर, वो सब भी ले लो फ्री में। और उसके बाद 2 साल की अनलिमिटेड कॉलिंग प्लस 2 GB डेटा पर मंथ ले लो। तो जियो अगर इतना देगा, तो एयरटेल को जो इनके है ना, जो नॉन 4G कस्टमर्स हैं, वहाँ पर एक बड़ा डेंट इनको पड़ेगा। ऐसा बड़े प्लेयर्स ने सोचा, ऐसा कुछ इन्वेस्टर्स ने सोचा, ऐसा कुछ HNIs ने सोचा, इसीलिए जो है प्रॉफिट बुकिंग आई। चार्ट पर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या ऐसा ही कुछ है। आप देखिए, यहाँ पर जो बड़ी सी गिरावट आई थी, क्या आप इसको डिकोड करोगे? इसको जाकर डिकोड कीजिएगा, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा माउस थोड़ा सा भाव खा रहा है, तो खाने दीजिए। ये 2 गिरावट आई थी, उसके बाद स्टॉक स्टेबल है। ठीक है, यहाँ के लोज के आसपास मैंने यहाँ पर आपको खरीदारी से बिल्कुल मना भी किया था। मना किया था भाई, वीडियो जाकर देखना। और ऐसा नहीं कि बहुत नीचे चला गया है, और मना इसीलिए किया था कि आप फालतू में अपना समय बर्बाद करोगे। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको इसी दौरान कहाँ कहाँ मिली? रिलायंस में, IRCTC में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, ITC में, बहुत से स्टॉक्स में मिली। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कोई स्टॉक आप खरीदो वो ऊपर ना जाना चाहता हो इसलिए उसको मैं खरीदने से मना कर रहा हूँ। बहुत कारण हो सकते हैं, उनमें से एक कारण ये भी होता है कि वो भी टाइम करेक्शन दिखा चुका है। मतलब जब किसी को इतने बड़े वॉल्यूम के साथ बेचना है, वो प्राइस को ऊपर कौन लेके जाएगा भाई? बड़ा वॉल्यूम तो यहाँ बेचने आ गया, ऐसा नहीं है कि जा नहीं सकता ऊपर। कुछ पैनिक सेलिंग आ गई हो, या कोई किसी ने हाथ एक्सचेंज किया हो, ऑफकोर्स सी बात है, हाथ एक्सचेंज हुआ है। लेकिन अगर किसी को बड़े वॉल्यूम के साथ बेचना है तो आगे भी एक बड़ा वॉल्यूम चाहिए प्राइस को ऊपर ढकेलने के लिए। कब आएगा? अब आप देखो कि लगभग 2 हफ्ते बीत चुके हैं। तीसरे हफ्ते में ज़्यादातर एक मोमेंटम आ जाता है।
मैं तो चाहूँगा कि एक मोमेंटम नेगेटिव साइड यहाँ पर मिले, और अगर आपको ये स्टॉक 470 480 के बीच में मिल जाए वो हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो रहेगा। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो क्या करना है, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ऐड करनी है। अगर समय का करेक्शन यहाँ पर और मिलता है, मतलब कि 2 हफ्ते और यहीं टिक जाता है, क्वांटिटी मैं बढ़ा लूँगा। मोतीलाल ओसवाल के 700 के टारगेट हैं, कुछ लोगों के 750 के टारगेट हैं, 650 से नीचे मुझे नहीं लगता किसी का टारगेट है। बहुत कुछ महाज्ञानी हैं जो लोग सेल टारगेट भी दे सकते हैं, मुझे उनसे मतलब नहीं है, अच्छी बात है। मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा हूं, तो ऐसा मत सोच लीजिएगा कि आप आज लिए कल पैसा नहीं बना तो कुछ भी कहने लगो। सच्चाई को समझो और आगे बढ़ो। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की, ऐसे ही आप कंपनी का एनालिसिस किया कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश किया कीजिए। और ये जो डेटा है ना, आपको हर कंपनी अपने रिजल्ट में कुछ ना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग डेटा देती है जिससे आप काफ़ी कुछ चीज़ें डिकोड कर सकते हो, आप कंपनी की ताकत को समझ सकते हो। गिरावट क्यों आई उसको मैंने आपको समझाया, चार्ट भी काफ़ी कुछ कहता है। इस चार्ट पर मुझे एक अपना प्यारा हॉकी पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। बार बार कहता हूँ मैं ये चीज़, और मुझे हॉकी पैटर्न क्यों पसंद है ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। प्राइस गिरा अचानक, ये गिरावट वाला समय है, ये रुकावट वाला समय है, ये टाइम करेक्शन है, ये प्राइस करेक्शन है, ये प्राइस करेक्शन है, ये टाइम करेक्शन है, और उसके बाद मोमेंटम आता है। आधा भी आ जाए हम खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे ना। तो जितना ज़्यादा समय लेगा उतना ज़्यादा हमको रिटर्न चाहिए। तो क्या प्राइस नीचे नहीं गिर सकता, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। गिरेगा तो मैं तो चाहता हूँ गिरे और मुझे अच्छे रेट पे मिले। ठीक, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, ये आपके लिए डिस्क्लेमर, आप मत कीजिएगा। कब तक, जब तक अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मत ले लीजिए, क्योंकि वो महाज्ञानी लोग होते हैं। महाज्ञानियों से सलाह लीजिए, हम जैसे इनोसेंट इन्वेस्टर से सलाह मत लीजिएगा, ना हमारी सलाह मानिएगा। अगर आपको लगता है तो अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि आपको ज्ञान आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र देगा और आप खुद दोगे। बार बार कहता हूँ, लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग अपने आप आएगी। तो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि मार्केट रिकवरी मोड पे रहे और हम यहाँ पर एक अच्छा पैसा कमाएं। ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम का मतलब मैं, आप लोगों को नहीं जोड़ रहा हूँ। नहीं पता चले सर आप कहते हो हम अच्छा पैसा कमाएं, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो खरीद लो। समझदार को इशारा काफ़ी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।